श्रीनगर में आज भले ही जीएसटी पर आम सहमति बनाने को लेकर विशेष सत्र शुरू हो गया है, लेकिन सच्चाई यही है कि टैक्स का ये निज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर में लागू ना होने से व्यापारियों और उद्यमियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ की थोक मंडियाँ और थोक बाज़ार पूरी तरह से सूने हो गए हैं और बाहरी राज्यों से यहाँ माल ना पहुँचने के कारण व्यापारी कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जम्मू के सबसे बड़ी थोक मंडी वेयर हाउस में जहां रोजाना 200 से 250 ट्रकों का आना जाना लगा रहता था, वहीं अब ये संख्या 5 से 10 पहुंच चुकी है। इन व्यापारियों के साथ साथ सर्दी और गर्मी में मजदूरी कर अपना पेट पालने वाले मजदूर भी बेहद आहत नजर आ रहे हैं और उन्हें रोजी रोटी के लाले भी पड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जीएसटी न लागू होने का असर अब साफ दिखने लगा है। जम्मू की बात करें तो यहाँ थोक मंडियों के अलावा थोक बाजारों में भी बाहरी राज्यों से माल न पहुँचने के चलते आवश्यक वस्तुओं की बेहद कमी हो गई है। ये मंडियां और बाजार सूने होते नजर आ रहे हैं। व्यापारी बचे खुचे माल का लेन देन करते ही दिखाई देते हैं। जम्मू की सबसे बड़ी थोक मंडी वेयर में जहां रोजाना 200 से 250 ट्रक पहुंचते थे, वहीं ये संख्या 5 से 10 हो गई है। टैक्स के इस नए निजाम को जम्मू कश्मीर में लागू करने पर सहमति बनाने के लिए श्रीनगर में आज से शुरू हुए विशेष सत्र पर इन व्यापारियों की नजर टिकी है। इन व्यापारियों ने उन राजनीतिक दलों की बेहद निंदा की जो जीएसटी लागू करने की राह में रोड़े अटका रहे हैं। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जीएसटी के विरोध का खामियाजा जहां आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, तो साथ ही साथ व्यापारी और उद्यमी इससे परेशान है। हर मौसम की मार झेलकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले मजदूर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। थोक मंडियों और बाजारों में माल न आने के कारण इन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। जम्मू के साथ साथ आज बाड़ी ब्राह्मणा में भी व्यापारियों और उद्यमियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार से टैक्स का ये निज़ाम जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। उद्यमियों का कहना है कि जीएसटी लागू ना होने से बेरोजगारी की समस्या सामने आ रही है और उनके उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। वह व्यापारियों ने भी सरकार से गुहार लगाई है कि जीएसटी को जल्द से जल्द यहां लागू किया जाए, नहीं तो यहां महंगाई बढ़ने से आम आदमी को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ राहुल साहनी, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। जम्मू शहर के बीचों बीच बने हुए तवी पुल से आज फिर एक लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश की। गनीमत यही रहा कि तवी पुल में ज्यादा पानी होने की वजह से इस लड़की की जान बच गई है। इस लड़की की पहचान 16 वर्षीय तानिया के रूप में की गई है, जो बसोली इलाके की बताई जा रही है। आपको बता दूं कि ये लड़की इस वक्त जम्मू के बाड़ी ब्राह्मणा इलाके में रह रही है और इस लड़की ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या करने की कोशिश की है, फिलहाल इसका कोई पता नहीं चल पाया है। जम्मू के बीचों बीच बने तवी पुल से कूदकर आज फिर एक नाबालिग ने अपनी जान देने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि तवी में पानी कुछ गहरा होने के कारण उसकी जान बच गई और इसे खरोंच तक नहीं आई। इसकी पहचान 16 वर्षीय तानिया पुत्री एजाज दीन निवासी शीतल नगर बसोली के रूप में की गई, जो मौजूदा समय में बाड़ी ब्राह्मणा में रह रही है। तानिया को तवी में मौजूद कुछ लोगों ने पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि 1 जुलाई को भी तवी पुल से एक युवती ने छलांग लगा दी थी, जिसने इलाज के दौरान जख्मों के ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया था। कुछ दिन पहले भी इस तवी पुल से एक लड़की ने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसे इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और इलाज के दौरान इस लड़की की मौत हो गई थी। आपको बता दूं कि संबंधित विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और संबंधित विभाग को चाहिए कि वो इस पुल पर कोई ऐसी फेंसिंग वगैरह लगा दी जाए जिससे इन सुसाइड्स को रोका जा सके। कैमरामैन सुनील के साथ आशा सरमाल, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। पुलिस द्वारा आम लोगों को तंग करने के खिलाफ यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने आज पुलिस विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। पुलिस पर जातियां किए जाने का आरोप लगाते हुए यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ इकाई के नेता अयूब मलिक ने गांधीनगर पुलिस के कामकाज पर कई सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इससे गरीब जनता बेहद परेशान है। इस मौके पर यूथ इकाई के नेता अयूब मलिक ने गांधीनगर पुलिस की कामकाज पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा है कि पुलिस का काम आम जनता को सुरक्षा देना है, लेकिन गांधीनगर पुलिस आम जनता को तंग कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पुलिस ने अपना रवैया नहीं बदला तो आने वाले दिनों में वह उग्र प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ गुरमीत सिंह संधू, जम्मू। श्री अमरनाथ जी की यात्रा को निशाना बनाए जाने की आतंकी धमकियों पर शिव भक्तों की आस्था भारी पड़ रही है। बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह नज़र आ रहा है और जम्मू में शिव भक्तों का बड़ी संख्या में पहुंचना बददस्तूर जारी है।
श्री अमरनाथ जी की यात्रा को निशाना बनाए जाने की आतंकी धमकियों पर आस्था और शिव भक्तों का जोश भारी पड़ रहा है। शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही और उनका जम्मू पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जम्मू के आधार शिविर में इन दिनों बेहद रौनक देखी जा रही है, जहां से आज कड़ी सुरक्षा में 1786 श्रद्धालुओं का छठा जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। इस जत्थे में 1485 पुरुष और 301 महिलाएं शामिल थीं, जिन्हें 53 छोटी बड़ी गाड़ियों में घाटी भेजा गया। खास बात ये रही कि देश की आन बान और शान तिरंगे झंडे को हाथों में लेकर इन शिव भक्तों ने भारत माता की जय के साथ साथ बाबा बर्फानी के जयकारे लगाकर अपने जोश और उत्साह का परिचय दिया। श्रद्धालुओं का कहना है कि यात्रा की सभी व्यवस्थाओं में पहले के मुकाबले बेहद सुधार हुआ है और सेना, पुलिस, सुरक्षा बल उनके लिए मसीहा साबित हो रहे हैं। जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में आजकल बेहद रौनक देखी जा रही है, जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच आज 1786 यात्रियों का जत्था घाटी के लिए रवाना किया गया, जिसमें 1485 पुरुष, 301 महिलाएं शामिल हैं। इस छठे जत्थे को 53 छोटी बड़ी गाड़ियों में घाटी के लिए रवाना किया गया। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ अश्विन चंदेल, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। स्वाद और खुशबू के लिए दुनिया भर में मशहूर आरसपुरा की बासमती की रोपाई का काम इन दिनों जोरों पर है। समय पर बारिश होने के साथ साथ किसानों को इस बार पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी भी मिल रहा है, जिससे किसान खासे खुश हैं और किसान जल्द से जल्द रोपाई के काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। अपनी खुशबू और स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर आरसपुरा की बासमती की रोपाई का काम इन दिनों जोरों पर है। समय पर बारिश होने के चलते किसान जल्द से जल्द बासमती की रोपाई के काम को निपटाने में लगे हैं। साथ ही साथ किसानों को नहरी पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी भी साफ देखी जा रही है। समय पर बासमती की रोपाई हो रही है और किसानों को उम्मीद है कि इस बार पैदावार अच्छी होगी, लेकिन बासमती के उचित दाम न मिलने से भी किसान कहीं न नाखुश हैं। किसानों का कहना है कि बासमती के उचित दाम न मिलने के कारण उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता, लिहाजा सरकार को बासमती के दाम बढ़ाने चाहिए। बासमती की रोपाई समय पर हो रही है, जिससे किसान काफ़ी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन किसानों में कहीं न कहीं इस बात को लेकर निराशा है कि उन्हें बासमती के उचित दाम नहीं मिलते। किसानों का कहना है कि बासमती के उचित दाम ना मिलने के चलते उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पाता। कैमरामैन सुनील के साथ यश शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, जम्मू। चीन हमेशा अपने पड़ोसी देशों पर दबदबा कायम करने की कोशिश में रहता है। बार बार वो भारत पर भी कुछ ऐसा ही हक जताते रहता है, लेकिन भारत की तरफ से बार बार उसे जवाब देने के बाद वो भारत पर अब अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश में है। और इसी कड़ी में देखने को ये मिला है कि भारत के समुद्री सीमा में चीन की तरफ से उसके पनडुब्बी को तैनात किया गया है। सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच एक महीने से जहां गतिरोध जारी है, तो वहीं चीन ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी तैनात कर दी है। युआन क्लास की ये पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी क्षेत्र में तैनात की जाने वाली 7वीं पनडुब्बी है। बता दें आपको कि पिछले एक महीने से सिक्किम के डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। चीन के सैनिक लगातार भारत की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और लगातार कहे जाने के बावजूद वो सीमा से बाहर नहीं जाते हैं। और इन सब के बीच में भारतीय समुद्री क्षेत्र में चीन के पनडुब्बी का तैनात होना काफी चौंकाने वाला है। भारत की ओर से इस पनडुब्बी को हाल ही में भारतीय समुद्र क्षेत्र में प्रवेश करते देखा गया। भारतीय नौसेना ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से भारतीय समुद्री क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ने के बारे में साउथ ब्लॉक को अवगत कराया है। भारतीय नौसेना के मुताबिक चीन ने अपने युआन क्लास की पनडुब्बी को भारतीय समुद्री क्षेत्र में तैनात कर दिया है। इस बात की जानकारी भारतीय नौसेना ने गृह मंत्रालय को भी दे दी है। अब गृह मंत्रालय इस मामले को लेकर क्या कुछ करने जा रहा है, भारतीय नौसेना को इस बात का इंतजार है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों देशों के विदेश मंत्री इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी ये बातचीत कब होगी और क्या चीन अपने पनडुब्बी को भारतीय सीमा क्षेत्र में बनाए रखता है, तैनात रखता है या फिर हटा लेता है, इस दबाव के बाद ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन ऋषभ के साथ गुलिस्तान न्यूज के लिए पंकज पांडे, दिल्ली। चीनी सामान के उपयोग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में आज स्वदेशी जागरण मंच ने प्रदर्शन किया।
भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ और उसके बाद पवित्र मानसरोवर यात्रा में खलल डालने से भारत और चीन के रिश्ते और तल्ख हो गए हैं। सीमा पर जो तनाव है उसका असर सड़कों पर भी दिखने लगा है और लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है, जो आज देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चीन अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में चीन से आयात होने वाला सामान को पूरी तरह से बॉयकॉट करना चाहिए। चीन के खिलाफ विरोध जताने के लिए दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए चीनी दूतावास तक मार्च करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चीनी दूतावास पहुंचाने से पहले ही हिरासत में ले लिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड कूदकर दूतावास तक जाने की कोशिश की। गौरतलब है कि सिक्किम को लेकर चीन और भारत में विवाद लगातार जारी है। साथ ही में चीन अब हिंद महासागर में भी अपने पैर पसार रहा है। कैमरा पर्सन विजय सैनी के साथ प्रणय शर्मा, गुलिस्तान न्यूज। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी में दिव्यांगों के टैक्स को लेकर वित्त मंत्रालय पर किया हमला। दरअसल राहुल गांधी अपनी छुट्टियां मनाकर भारत वापस लौटे, जिसके बाद उन्होंने वित्त मंत्रालय पर जीएसटी में दिव्यांगों के टैक्स को लेकर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दिव्यांगों पर एक टैक्स का बोझ है जिसे जीएसटी में लागू किया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मनाकर भारत वापस लौट आए हैं। राहुल ने वापस आते ही नरेंद्र मोदी सरकार पर जीएसटी को लेकर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने जीएसटी के कारण विकलांगों पर टैक्स के बोझ की आवाज उठाई थी, जिस पर आज वित्त मंत्रालय ने सफाई जारी की। वित्त मंत्रालय ने प्रेस रिलीज निकालकर साफ किया है कि विकलांगों के काम आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाया गया है। इन उपकरणों को सिर्फ 5% वाले स्लैब में रखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले इन्हें 5 से 18% के बीच में रखा गया था। नहीं, आपको बता दें कि इस पूरी टिप्पणी पर वित्त मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में सफाई देते हुए कहा कि दिव्यांगों के उपकरणों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि सिर्फ उनको 5% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। कैमरा पर्सन विजय के साथ सपना शुक्ला, गुलिस्तान न्यूज। जीएसटी लागू होने के बाद देश के 22 राज्यों में से कई सौ चेक पोस्ट को हटा लिया गया है, जिससे देश का 2300 करोड़ रुपया बच रहा है। 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने के साथ ही दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों ने 3 दिन के अंदर अपनी सीमाओं के चेक पोस्ट हटा दिए हैं। बता दें, इन चेक पोस्ट के कारण इकोनॉमी को 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हो रहा था। वहीं अब चेक पोस्ट हटाने से आवाजाही काफी आसान हो गई है। इससे राज्यों के बीच सामानों का आवागमन अब सुलभ और सरल हो गया है, जिसका असर उपलब्धता पर भी दिखने लगा है। अभी तक ट्रकों को राज्यों के चेक पोस्ट पर जगह जगह रुकना पड़ता था, जिससे माल पहुंचाने में देरी हो जाती थी और वो सामान सामान्य रेट से महंगा हो जाता था। आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने से पहले देश के करीब 22 राज्यों में कई सौ चेक पोस्ट थे, जहां पर ट्रकों की आवाजाही की चेकिंग की जाती थी। लेकिन अब इन्हें हटाने से देश का करीब 2300 करोड़ रुपया बच रहा है। गुलिस्तान न्यूज़, मनीष देसवाल, दिल्ली। इंडियन सिनेमा में 2 बड़ी फिल्में ऐसे हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की है और बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। पहली फिल्म दंगल और दूसरी फिल्म की बात करूं तो बाहुबली लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है। बाहुबली इंडियन सिनेमा में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब बाहुबली 2 तैयार है चीन में रिलीज होने के लिए। आमिर खान की फिल्म दंगल को चीन में रिलीज किए जाने के बाद अब प्रभास स्टारर फिल्म बाहुबली 2 को चीन में रिलीज किया जाएगा। बाहुबली मेकर्स ने फिल्म को चीन में रिलीज करने के लिए कमर कस ली है और फिल्म की स्क्रीनिंग 6000 स्क्रीन पर किए जाने की तैयारी है। जी हां, बाहुबली अब चीन में रिलीज होने वाली है। चीन में 6000 स्क्रीन पर बाहुबली को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दूं, अभी हाल ही में दंगल को रिलीज किया गया था और दंगल ने अपनी कमाई के 2000 आंकड़ों को पूरा कर लिया। दोनों ही फिल्मों के कंटेंट ने दर्शकों के दिलो दिमाग में असर छोड़ा है और कमाई के मामले में भी दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को लेकर दोनों फिल्मों में कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों फिल्मों की कमाई 2000 करोड़ का आंकड़ा छूने की कगार पर है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प है कि आखिर इस नंबर गेम में कौन विनर होगा।
तो पहली फिल्म दंगल, उसके बाद बाहुबली, और ये दोनों ही फिल्मों में आपस में कांटे की टक्कर चल रही है। दोनों ही फिल्मों ने जितना ज्यादा कमाई किया है उतनी आज तक किसी भी फिल्मों ने नहीं कमाया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बाहुबली 2 दंगल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं पूजा, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद अब कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ भिंड में एक महारैली करने जा रही है। 10 जुलाई को कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ भिंड में इकट्ठा होंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के भिंड में करीब 1 लाख लोगों की रैली करेगी। इससे पहले प्रदेश भर में कांग्रेस स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में हर ब्लॉक स्तर पर घड़ों को फोड़कर शिवराज का पाप का घड़ा भर गया, जनता फोड़ेगी के नारे को जनता के दिमाग में चस्पा करने की कोशिश होगी। 10 जुलाई को भिंड में होने वाली रैली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता घड़े फोड़कर जनता को संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी ने खासा तैयारी कर रखी है ताकि गुटों में बटी मध्य प्रदेश कांग्रेस को इस रैली में जनता के सामने एकजुट दिखाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अलग अलग गुट और धर्रों में बटी हुई है, तो कैसे 10 जुलाई को लाखों कार्यकर्ता शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ इकट्ठा होंगे। कैमरामैन शशि के साथ विनय सिंह, गुलिस्तान न्यूज। देश भर में एक एक करके तमाम राज्य 7th पे कमीशन को मंजूरी दे रही हैं और इसी क्रम में एमपी की सरकार ने भी आज 7th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में 4.5 लाख कर्मचारियों के 7वें वेतन का फैसला हो गया। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी, जिसके बाद कर्मचारियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा और अगस्त 2017 में बढ़ाकर वेतन मिलेगा। साथ ही एरियर का भुगतान अगले साल से 3 किस्तों में होगा। हालांकि कैबिनेट ने फैसले में पेंशनर्स का कोई जिक्र नहीं किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने वेतनमान के संबंध में पेंशनर्स का जिक्र नहीं किया। बता दें, इससे पहले दिए गए वेतनमानों के समय पेंशनर के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती थी। कुल मिलाकर आपको बताएं, वो तमाम लाभार्थी जो 7th पे कमीशन के अंडर आते हैं, उन तमाम लोगों के लिए आज खुशखबरी है एमपी के अंदर, क्योंकि 7th के पे कमीशन लागू हुआ है और 1 जनवरी 2016 से इसका फायदा मिलेगा। गुलिस्तान न्यूज के लिए तुषार शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ अमेरिका ने सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। अमेरिका से इंटरनेशनल आतंकी घोषित होने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन सरगना सैयद सलाउद्दीन को पाकिस्तान बचाने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने सलाउद्दीन की सुरक्षा बढ़ा दी है। सलाउद्दीन के साथ ही मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की भी सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। पिछले 15 दिनों में हाफिज सईद की लोकेशंस को लगभग 4 बार बदला जा चुका है। वहीं सलाउद्दीन की भी लोकेशन लगातार बदलवाई जा रही है और अब सलाउद्दीन की सुरक्षा 3 लेयर की कर दी गई है। सबसे पहले लेयर में सलाउद्दीन के पर्सनल सुरक्षा कर्मी है, दूसरे लेयर में पाकिस्तानी पुलिस और तीसरे लेयर में ISI के एजेंट शामिल है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान की पोल खोल दी थी और कहा था कि वो जब चाहे तब भारत में हमले करा सकता है। यही नहीं, उसने माना था कि उसने भारत में कई आतंकी हमले कराए। साथ ही उसने कहा कि उस पर जो प्रतिबंध लगा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अब भी चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हथियार खरीद सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भी जब पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो गया है, तब भी उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। खालिद हसन, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली। 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले के बाद सरकार ने 30 दिसंबर तक लोगों को नोट जमा करने का समय दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस बाबत याचिका भी दाखिल की कि किसी वाजिब कारण से वो नोट बदलवा नहीं पाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर सरकार से जवाब मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटबंदी को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुराने नोट बदलने की तारीख को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए दोबारा मौका क्यों नहीं दिया गया और इसको सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि जिस व्यक्ति का इसको लेकर कोई वाजिब कारण था, उन लोगों का क्या हुआ।
दरअसल केंद्र सरकार की ओर से देश में लोगों को पुराने नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर तक की डेडलाइन दी हुई थी। वहीं बता दें NRI लोगों के लिए ये आखिरी डेट 30 जुलाई तक है। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि वाजिब कारणों से जिन लोगों ने नोट नहीं बदलवाए, सरकार ने उन्हें दूसरा मौका क्यों नहीं दिया। फिलहाल ये देखना होगा कि 2 हफ्ते के अंदर सरकार की तरफ से कोर्ट में जवाब क्या दाखिल किया जाता है और इस मामले में कोर्ट अगला फैसला क्या सुनाती है। गुलिस्तान न्यूज के लिए दिल्ली से प्रियंका चौधरी। 1 जुलाई से पूरे देश में GST लागू हो चुका है, जिसके बाद सारे देश के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर समाप्त कर दिए गए, लेकिन इसी का कई जगह विरोध भी हो रहा है। इसी को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। केंद्र सरकार की ओर से 1 जुलाई से देश भर में सभी अप्रत्यक्ष करों को खत्म कर उनकी जगह GST लागू करने के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इसे चुनौती दी गई है। एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने GST के खिलाफ दायर जनहित याचिका में से उपभोक्ताओं पर दोहरे कर का हवाला देकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में बताया गया है कि GST के लागू होने के बाद से उपभोक्ताओं से 2 कर वसूले जाने लगे हैं। याचिका में कहा गया है कि GST के लागू होने से उपभोक्ताओं से 2 कर वसूले जा रहे हैं, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। साथ ही जो व्यापारी वर्ग हैं वो उन्हें लूटने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दे पाता है। कैमरामैन हरीश के साथ रवि सिंह सातपुरी, गुलिस्तान न्यूज। जहां एक तरफ व्यापारी GST का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं तमिलनाडु में थिएटरों के मालिक ने भी हड़ताल कर GST का विरोध किया है। तमिलनाडु में GST के विरोध में लगभग 1100 थिएटर बंद किए गए। देश भर में 1 जुलाई से GST लागू कर दिया गया। इस टैक्स के विरोध में तमिलनाडु के थिएटर मालिकों ने हड़ताल कर दी है और लगभग 1100 सिनेमा हॉल बंद कर दिए हैं। इस बिल का पहले से विरोध कर रहे साउथ के सुपरस्टार कमल हासन ने भी इस हड़ताल को सही बताया। कमल हासन का कहना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ आ रही है और जल्द ही एक आवाज में बोलेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान होने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कमल हासन सिनेमा के क्षेत्र में GST के लागू करने को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कमल हासन इससे पहले भी GST का विरोध कर चुके हैं और कमल हासन का मानना है कि GST फिल्म बिजनेस को बर्बाद कर देगी। कैमरा पर्सन बलदेव के साथ हिमांशी उपाध्याय, गुलिस्तान न्यूज।